आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश भूमि न्यूज। मैं हूं दीपक मिश्रा और हम अपना एक कार्यक्रम लेकर के आए हैं निडर पत्रकारिता की अनोखी झलक। और उसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं जनपद भदोही के तेज तर्रार जिलाधिकारी गौरांग राठी जी, जो अपनी विशिष्ट कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं, कड़े निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं और विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। तो हम सर से सवाल करना चाहेंगे, सर ये जन संवाद दिवस क्या है और इसका जनपद में किस तरह का रिस्पांस अभी तक रहा है? जन संवाद दिवस की अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो अमूमन ये देखा गया कि जब हम लोग जन सुनवाई करते हैं तो बहुत सारी बार जिस स्तर से प्रकरण का निस्तारण होना होता है तो उस स्तर से वांछित जो अपेक्षा है शिकायतकर्ता की, वो अपेक्षा पूरी नहीं हो पाती। इसके दो कारण हैं। या तो उसको गंभीरता से नहीं लिया गया होता और उसको समझने के लिए जो लेवल चाहिए, जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए सीनियरिटी की, वो उस लेवल से परिप्रेक्षित ना होने की, उस लेवल पे प्रक्षेपित नहीं होती और वो लोअर लेवल पे होके उसमें वो गंभीरता और वो क्वालिटी नहीं आती। या फिर कहीं ना कहीं समझाने में कोई दिक्कत होती है और जो शिकायत करता है उसको वो समस्या का जो समाधान दिया गया होता है वो प्रॉपर्ली समझ में नहीं आता कि क्यों उसकी समस्या का वो समाधान नहीं हो सकता जो उसे ठीक लगता है। तो इन दोनों ही चीज़ों को दूर करने के लिए जन समाधान दिवस की शुरुआत की गई। अक्टूबर 2022 से लगातार भदोही के प्रत्येक विभाग प्रत्येक बृहस्पतिवार को एक जन संवाद दिवस का आयोजन कर रहा है, जिसमें असंतुष्ट फीडबैक जिन लोगों का भी प्राप्त होता है हमारे पास ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से, उन लोगों को एक या दो दिन पहले कॉल करके बुलाया जाता है। जिस लेवल से वो समस्या का समाधान हुआ था या रिपोर्ट लगी थी उनको भी बुलाया जाता है और तीनों इकाई, मतलब एक सीनियर अधिकारी, शिकायतकर्ता और निस्तारणकर्ता, ये तीनों ही इकाई एक साथ बैठ के उसको समझने की कोशिश करती हैं कि क्यों उसका समाधान संतोषजनक नहीं है। तो ये जब पहल शुरू की गई थी तो करीब 1800 प्रकरण इस प्रकार के थे और आज वो प्रकरण घट के हमारे पास लगभग 250 से 300 रह गए हैं। सर एक प्रश्न और है कि चिकित्सा व्यवस्था जो जनपद में है उसमें तमाम तरह की खामियां आती रहती हैं सामने, उसमें आपकी तरफ से काफ़ी प्रयास किया गया है और काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। जनपद प्रशासन की तरफ से और किस तरह के सुधार इसमें किए जा रहे हैं और जनता को इसका लाभ कैसे मिल रहा है? देखिए, जिला स्वास्थ्य समिति एक ऐसी समिति बनाई गई है, संरचना की गई है शासन स्तर पे, जो जिले स्तर पे सभी जो निर्णय होते हैं स्वास्थ्य संबंधित उसको लेने के लिए सक्षम है। उसमें सभी जो स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स हैं, कर्मचारी हैं, वो उसके मेंबर्स रहते हैं और जो सचिव हैं वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं, अध्यक्ष उसमें जिलाधिकारी होते हैं। तो जिस भी प्रकार के निर्णय हैं स्वास्थ्य संबंधित हम लोगों को लेने हैं, चाहे वो भौतिक या स्थापना संबंधित चीज़ों को जो शासन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं ज़िले में उनको पूर्ण करने की बात हो, या फिर जो अलॉटमेंट ऑफ फंड्स है वो सही हो रहे हैं कि नहीं, उनका खर्चा ठीक से हो रहा है कि नहीं, उनकी बात हो, दूसरे नेशनल प्रोग्राम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की बात हो, या फिर जो भी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ नया करना चाहते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की बात हो, ये सभी उन पे डिस्कस किए जाते हैं। सर्वप्रथम हमने ये किया कि चूँकि इसमें स्वास्थ्य एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और शिक्षा और स्वास्थ्य हम जानते हैं कि ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं समाज के। तो ये हम लोगों ने सबसे पहले ये किया कि इसकी बैठक एक बार ना करके 2 बार हम अलग अलग समय पे करते हैं। पूरे मास में लगभग 3 से 4 घंटा प्रत्येक बार देते हैं, जिससे कि बहुत विस्तार पूर्वक हम इन समस्याओं को समझ सकें, कहाँ गैप्स हैं ये समझ सकें और क्या उनका निराकरण होगा ये हम लोग कर सकें। जहाँ तक बात स्वास्थ्य की समस्याओं की है ज़िले में, तो उसमें कुछ समस्याएं ऐसी थी जो कि कर्मचारी संबंधित थी, उनको दूर करने का लगातार प्रयास किया गया, चाहे वो दवाइयाँ बाहर से लिखने की शिकायत हो, डॉक्टर्स के समय पर बैठने की शिकायत हो, या फिर कुछ आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा मनमाने ढंग से सरकारी अस्पताल या चिकित्सालय में ना ले जाकर डिलीवरीज प्राइवेट सेंटर में करवाने की बात हो। सभी बिंदुओं को टच किया गया है, इसमें गंभीर कार्रवाई की गई है और इसमें न केवल कुछ MOICs को हटाया गया है, डॉक्टर पे जुर्माना किया गया है, बल्कि कुछ आशा कार्यकर्तियों पे और ANM पे भी हम लोगों ने कार्रवाई की है और बर्खास्तगी भी की है। तो इस प्रकार के कठोर निर्णय
जहाँ तक ह्यूमन रिसोर्स की बात है उस तरह से लिए गए। इसके अलावा जो एलाइड सेक्टर्स हैं जिसमें स्वास्थ्य विभाग लाइसेंस जारी करता है, उसमें जो पेंडेंसीज थी उसको लगातार दूर किया जा रहा है। और जो पीसीपीएनडी एक्ट से आच्छादन है, जिसमें गलत अल्ट्रासाउंड को जहाँ रोका जाता है, वहीं उसके साथ साथ जितने भी अल्ट्रासाउंड केंद्र हमारे यहाँ संचालित हैं वो नियमानुसार संचालित हों, समय पर उनका रिन्यूअल हो, ये भी सुनिश्चित किया जाता है। तो इसके लिए एक वर्कशॉप अलग से ऑर्गेनाइज की गई, जिससे कि बेटर कोऑर्डिनेशन रहे सभी हॉस्पिटल्स इत्यादि द्वारा, चाहे इसकी बात हो या फिर संचारी रोग में सभी विभागों का समन्वय हो, जिसमें हम लोगों ने पिछली बार की अपेक्षा लगभग 2 गुना बेहतर कार्य किया। तो ये सभी बिंदुओं को हम लोग टच कर रहे हैं। साथ के साथ हमारे यहाँ बेहतर डिलीवरी हो और माता और शिशु दोनों को बेस्ट हम लोग फैसिलिटी दे पाएँ, इसके लिए मैटरनल और न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स हम लोग स्थापित कर रहे हैं, काम उन पे चल रहा है। इसमें हमारे साथ CEL एक भारत सरकार के साथ काम करने वाली NGO है, उसको हमने अपने ज़िले में लेकर आया और ये पूर्वांचल में पहली बार इस प्रकार की पहल हुई है। तो लगातार हमारा प्रयास है कि हर प्रकार से हर स्तर की बेहतर सुविधा, चाहे वो बच्चे के लिए हो या बूढ़े के लिए हो, हम लोग दे पाएँ। सर, एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि जो रिसोर्सेज हैं वो उनका यूज़ करके उनका किस तरह से यूज़ करना है और जो विपरीत परिस्थितियाँ आती है उसमें उसका किस तरह से यूज़ करना है। इसका एक एग्जांपल आपने दिखाया था, औराई जो अग्निकांड हुआ था, तो उसमें किस तरह की बातें आपके सामने आई? क्योंकि मैं वहाँ जब कवरेज के लिए जा रहा था तो किसी डॉक्टर से मेरी बात हुई, वो आपके पीछे जा रहे थे, टोल टैक्स के बाद उन्होंने आपको क्रॉस मतलब पीछे गए आपके, उन्होंने कहा कि डीएम साहब 150 से ज़्यादा स्पीड में जा रहे हैं, मतलब उनकी गाड़ी जा रही है। उसमें क्या चल रहा था सर आपके दिमाग में कि क्या करना है, कैसे करना है? देखिए, जो इस तरह के इमरजेंसी एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें पहला जो टारगेट होता है वो जो हमारा लॉस है, डैमेज है, उसका मिटिगेशन होता है। कम से कम डैमेज हो, क्योंकि एक बार जब कोई घटना हो जाती है तो उस घटना को कैसे रोका जाए अगर पॉसिबल है उस समय, और अगर वो समय निकल चुका है तो किस प्रकार से डैमेज को मिनिमम रखा जाए, इसकी कोशिश की जाती है। तो पहली तैयारी उसी को करने के लिए की गई। मैक्सिमम रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल थी, एम्बुलेंस के तौर पे, डॉक्टर्स के तौर पे, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे, उनको मोबिलाइज़ किया गया। उस मोबिलाइजेशन के माध्यम से और शासकीय पहल से हम लोगों ने कोशिश की कि मिनिमम टाइम में, जो गोल्डन आवर है, उसमें मरीज़ सही लेवल के अस्पताल पे पहुंच जाए। तो ट्रॉमा सेंटर से ट्रीटमेंट के बाद और CHC औराई से ट्रीटमेंट के बाद मैक्सिमम मरीज़ों को, करीब 50 करीब मरीज़ों को वाराणसी भेजा गया, हायर लेवल हॉस्पिटल्स में और सेंटर्स में। तो ये हमारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हुई डैमेज मिटिगेशन में, जिसमें हम लोग जहाँ पे एक समय करीब 50 से अधिक हम लोगों की हताहत लोगों की संख्या हो सकती थी, वो आज मिनिमाइज़ होके, हालांकि वो भी अनफॉर्चुनेट है, उसको अभी वो 20 है, 20 तक हम लोग उसको रोक पाए। हमारी कोशिश थी कि और ज़्यादा रुके, पर जिस प्रकार का हादसा था उस परिप्रेक्ष्य में हम लोग किसी हद तक उसमें सफल हो पाए। इसके साथ साथ दूसरा इसमें एस्पेक्ट ये भी रहता है कि उसके साथ जो र्यूमर मॉन्गरिंग होती है, जो अफवाहें फैलती हैं, उस पर भी गलत किसी प्रकार का मैसेज ना जाए, क्योंकि कई बार इस तरह की घटनाओं में गलत एक दृश्य निकल कर आता है और उसका समाज पे बहुत गलत असर भी पड़ता है। तो वो भी कंट्रोल किया गया। तो 2 ये मुख्य आयाम होते हैं। उसके साथ साथ मानवीय संवेदना, बेहतर इलाज, हर व्यक्ति की जान सुनिश्चित करना कि उसके लिए मैक्सिमम एफर्ट दिया जा सके, ये बाकी फैक्टर्स रहते हैं। सर, उसमें ये भी देखा गया था कि आपने तुरंत जो है मीडिया को संपर्क किया और मीडिया के माध्यम से जो अफवाहें थी उसको रोकने में मतलब काफ़ी ज़्यादा सहायता मिली थी। मीडिया का बहुत ही सक्रिय रोल रहा पूरे उसमें घटनाक्रम में। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा संबल शासन प्रशासन को मीडिया के माध्यम से मिला और लोगों को भी जो सही जानकारी थी और किस प्रकार से ये जो एक हादसा था वो एक प्राकृतिक हादसा ही कह सकते हैं उसको, किसी प्रकार का सैबोटाज नहीं था, किसी ने जानबूझ के वो कार्य नहीं किया था। इस प्रकार में से भी मीडिया ने इस बात को रखा, तो कहीं ना कहीं बहुत सकारात्मक वो रहा इसमें, और जो कम देखने को मिलता है, तो इसके लिए मैं भदोही की मीडिया की भूरी प्रशंसा करता हूँ। सर, एक जन सुनवाई में देखा जाता है कि लोग आते हैं और ऐसी समस्याएं लेकर आते हैं कि वो शायद अगर 2 लोग बैठ कर इन बातों को समझें तो शायद उसका समाधान हो सकता है। तो आप किस तरह से जनता से अपील करना चाहेंगे कि जो ज़मीनी विवाद आते हैं, कुछ ऐसे विवाद होते हैं जैसे आबादी की ज़मीन का मामला होता है, अगर लोग बैठ जाएँ तो शायद वो मामले सुलझ जाए, तो उसमें आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम लोग जब भी किसी वैल्यू की बात करते हैं तो ये सबको समझना चाहिए कि जो मैं पाऊंगा
उस ज़मीन को अल्टीमेटली अगर मैं पा भी लेता हूँ तो उससे मुझे पाना कितना और मैं खोऊंगा कितना, ये वैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि वो न्यायालय के माध्यम से या अन्यथा किसी माध्यम से या लड़ाई करके या फिर आगजनी करके उस ज़मीन को पा लेगा, तो वह जानेगा कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए उसको बेनिफिट होगा भी, तो भी लॉन्ग टर्म में वो कहीं न कहीं उसमें नुकसान में रहेगा। तो ज़मीन संबंधित प्रकरणों में जहाँ पे अंश निर्धारण होना है, पैमाइश होनी है, कुछ-कुछ फीट के लिए कई बार हमने देखा है कि एक दूसरे के जान के भी दुश्मन लोग हो जाते हैं। तो ये वर्थ इट जिसे हम बोलते हैं, ये कहीं भी उस प्रकार से वर्थ इट नहीं है इस किसी ज़मीन के लिए या कुछ फीट के लिए इस प्रकार की हरकत करना। और हम लोग लगातार सुलह के माध्यम से, समाधान दिवस के माध्यम से, तहसील समाधान दिवस के माध्यम से यही पहल रहती है कि प्रशासनिक पहल होके जो सही हो वो सही निर्णय करवा के फिर दोनों पक्षों को मान्य हो जाए, ऐसी स्थिति में लाया जा सके। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तो सुलहनामा जो भी हुआ है उस पे सभी लोग कायम रहें, ऐसा मेरा आग्रह है। और हम लोग देखेंगे कि जब ये चीज़ हो जाएगी तो भदोही में इसके अलावा हमारे पास बहुत कम ऐसे मुद्दे हैं जो रोष का कारण हैं और भदोही प्रगति के पथ पे और तेज़ी से अग्रसर होगा। सर, एक छोटा सा सवाल है कि मैंने इंटरव्यू देखा था आपका, उसमें आपने कहा कि जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो 4.5 साल की उम्र में आपके सामने आई। उसके बाद भी आपने अपने लक्ष्य को पाया और तमाम समस्याएं देखते हुए आपने बताया कि एक बार क्वालिफाई किया आपने, काफ़ी ज़्यादा रैंक था और उसके बाद फिर आप बीमार हुए, फिर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ी। तो उसके बाद जो हमारे व्यूवर हैं उसमें काफ़ी सारे ऐसे युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो आगे आना चाहते हैं और जनपद भदोही अगर देखा जाए तो तैयारी के मामले में काफ़ी पीछे रहा है, यानी सिविल सर्विसेज वगैरह में काफ़ी पीछे रहा है। तो उसके लिए आपका संदेश क्या होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो हैं वो आगे आ सकें? देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत अच्छी बात है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी अब किसी बड़े शहर में तैयारी का मोहताज नहीं रह गई है। अभी इन्फॉर्मेशन कहीं भी बैठकर एक सिंगल क्लिक से उसको एक्सेस किया जा सकता है और जिसका फ़ायदा छोटे शहर के बच्चे, विद्यार्थी या परीक्षार्थी जो इच्छुक हैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के, सिविल सेवा ज्वाइन करने के, वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर मैं खुद की बात करूं तो मैंने ऑप्शनल के अलावा मुझे भी जनरल स्टडीज़ की ऐसा नहीं लगा कि कहीं तैयारी करनी पड़ेगी तभी जाके सिलेक्शन होगा। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है जो आज अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन एज में, आज के इस युग में। रही बात कठिनाइयों की, तो कठिनाइयाँ, मेरा ये मानना है हमेशा कि कोई ना कोई चुनौती आपको कहीं ना कहीं अंदर से एक मजबूती और एक टूल ही प्रोवाइड करती है आगे आने वाली चुनौती को और अच्छे से फेस करने की। तो जितना चुनौतीपूर्ण सफ़र होगा उतना ही आप उससे मजबूत होकर निकलेंगे। तो चुनौतियों से घबराने की बजाय हमको इसको जीवन का पार्ट मान के उससे कुछ गेन करने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम पाएंगे कि कोई भी चुनौती हो, चाहे वो परीक्षा में उत्तीर्ण करना हो या फिर आगे परीक्षा में उत्तीर्ण करने के बाद जो आपको सेवाएं देनी है उसमें हो, तो आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। सर, जहाँ तक हमारे पास जानकारी है 1 दर्जन से ज़्यादा आपको राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं आपके जीवन काल में भी, जो आपने सर्विस अभी तक की है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? किस तरह का अनुभव रहा उस दौरान? देखिए, पुरस्कार कई बार आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं उसके बावजूद भी आपको नहीं मिल पाते और कई बार आप भाग्यवश, सौभाग्य आपका ऐसा होता है कि आपको उस समय काम करने को मिले जिस समय वहाँ पे परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। तो मैं कहूँगा कि मैं उस तरह से मेरे लिए सौभाग्य रहा कि मैं सही समय पे कुछ चीज़ों पे कार्य कर पाया। मेरे लिए परिस्थिति अनुकूल थी जिसमें मेरे साथी अधिकारियों का, मेरे साथ जो टीम थी उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि अगर वो साथ में नहीं होगी तो किसी भी प्रकार से कोई पुरस्कार पाने की बात ही नहीं उठती। और ये पुरस्कार जो है ये सिर्फ एक प्रेरणा का कार्य करते हैं और इस बात का परिचायक हैं कि अगर आप टीम वर्क और टीम भावना से कार्य करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलता है। मेरे लिए इन पुरस्कारों का यही मान्यता है, यही इसका जो वैल्यू है वो मेरे लिए यही है। सर, आपके जीवन में जो आपने सक्सेस पाया है उसमें आपकी मदर और आपके सिस्टर का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। आपको क्या लगता है कि शायद एक ईश्वर का जो रोल मॉडल होता है, दोनों ने इस तरह की भूमिका अदा की आपके जीवन में? देखिए, जिस प्रकार से हम लोगों की संस्कृति है, सामाजिक मूल्य हैं, उसमें परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और कहीं ना कहीं हम पाएंगे कि अगर हम कोशिश करेंगे या फिर कई बार परिस्थितियां इस प्रकार से बन जाती हैं तो हमारे जीवन में माता पिता, भाई बहन, सब में वो क्षमता है जो हमारे जीवन में एक
गेम चेंजिंग और मोटिवेशनल फोर्स का कार्य कर सकती है और हमको कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वो संबल प्रदान कर सकती है। तो मेरे जीवन में भी उसी प्रकार से माता जी और बहन का ये योगदान रहा और अब भी है, और मुझे लगता है जब तक वो जीवन पर्यंत है वो हमेशा रहता भी है। ज़रूरत सिर्फ इसकी है कि उसको पहचानना, उसको वो जगह देनी, उसको अप्रिशिएट करना और कहीं ना कहीं उसको अपने जीवन में उसको अनुसरण करना। तो अगर अनुसरण करने के लिए हम तैयार हैं तो ये जो जीवन संबल है, हमारा परिवार है, वो हम देखेंगे कि वो हमारे लिए हमेशा खड़ा रहता है और नई से नई ऊंचाइयां छूने में हमेशा हमारे लिए पीछे हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलता है। सर, एक लास्ट सवाल है कि पत्रकार जब समाज में निकल करके पत्रकारिता करता है तो उसको तमाम तरह की समस्याएं आती हैं, उसको कैसा होना चाहिए? ये पत्रकारिता मूल में जहाँ पर एक व्यवसाय, एक सेवा भी है, साथ के साथ एक नौकरी भी है, तो दोनों को साथ में लेके चलने में जहाँ पर एक तरफ जो एक प्रोफेशन से हम लोग मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, किसी को भी आजीविका का स्रोत है क्योंकि वो तो आजीविका उससे लेनी भी है, प्राप्त भी करनी है। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो मीडिया हाउसेज हैं उनको पत्रकारिता को एक रेस्पेक्टेबल आजीविका का स्रोत बनाए रखने के लिए और आगे और उसमें और उसको संबल प्रदान करने के लिए पहल करनी चाहिए। जहाँ तक सेवा की बात है, क्योंकि हमारे लोकतंत्र का ये चतुर्थ स्तंभ है, तो भूमिका इसकी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और हम देखते हैं कि समाज का न केवल प्रतिबिंब है जो मीडिया है, मीडिया में जो दिखाया जाता है वो कहीं ना कहीं हमारे समाज का रिफ्लेक्शन है, बल्कि उसका उल्टा भी है कि जो मीडिया में दिखाया जाता है वो समाज में कहीं ना कहीं उसको ग्रहण करता है और समाज उसी तरफ चल पड़ता है। तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम कहें कि मीडिया बहुत बड़ा निर्णायक है समाज किस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में जाने के लिए। तो ऐसे में अगर हम उसको वो वैल्यू नहीं देंगे और उसको वो प्लेस नहीं देंगे जिसको डिज़र्व करता है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र का जो राष्ट्र की निर्माण है उसमें हम कहीं ना कहीं उसको सेंध लगा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आजीविका पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और जो ये सेवा है उसको अगर हम निष्ठा से करेंगे तो जितने भी बड़े पत्रकार हुए हैं और किसी आयाम पे पहुँचे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत लगन से और बहुत मेहनत से फील्ड में कार्य किया है। तो मुझे लगता है कि उसमें अभी भी चाहे किसी भी प्रकार की उसमें बातें आएँ, पर अभी भी बहुत कुछ सत्यनिष्ठा से करने का स्कोप है। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल भी हैं और ये हमेशा रहेगा। धन्यवाद सर, आपने बेबाकी से हमारे प्रश्नों का जवाब दिया और जिस तरह से आप जनता के दिलों पर अब तक राज करते आए हैं, हम चाहेंगे कि आगे भी आप इसी तरह से राज करते रहें और इसी तरह से भदोही जिले का विकास होता रहे। धन्यवाद। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।